बायोलॉजी पार्ट फर्स्ट चैप्टर नंबर 6 हम कर रहे हैं किंगडम मोनेरा। और आज हमने स्टार्ट करना है इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की हमारी लाइफ में इकोलॉजिकली क्या इम्पोर्टेंस है, इकोनॉमिकली क्या इम्पोर्टेंस है, मेडिसिनली हम बैक्टीरिया को कैसे यूज़ करते हैं, इसके बारे में आज डिस्कस करना है हमने। सबसे पहले इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस देखते हैं। इकोलॉजिकल होता है कि हमारे माशरे में, या हम इकोलॉजिकली देखते हैं कि हमारे इस बैक्टीरिया का इंट्रैक्शन क्या है दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ, कैसे हेल्पफुल हैं ये बैक्टीरिया। इकोलॉजिकली बहुत इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि ये जो है हाईली अडेप्टेबल ग्रुप होता है और हर जगह प्रेजेंट है, एयर में, सॉइल के अंदर। और बैक्टीरिया की एक प्रॉपर्टी ये है कि वो डिकम्पोज करते हैं, सेप्रोफाइटिक होते हैं, डिकम्पोज करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को। और इसी डिकम्पोजिशन की वजह से वो जो है वो सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं डिफरेंट साइकिल्स में, जिस तरह कंप्लीशन ऑफ द नाइट्रोजन साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल, सल्फर एंड कार्बन, जिससे ये इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो दोबारा से जो है इन्वायरमेंट में रीन्यू होते रहते हैं, दोबारा यूजेबल होते हैं। दूसरा आ जाता है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। इकोनॉमिकली हम देखते हैं कि बैक्टीरिया हमारी फूड इंडस्ट्री को, ड्रग इंडस्ट्री या बायोटेक्नोलॉजी में कैसे हेल्पफुल होते हैं। तो बैक्टीरिया जो है नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज में यूज़ कर रहे होते हैं हम, जिस तरह फूड इंडस्ट्री में बैक्टीरिया को फर्मेंटेशन के लिए यूज़ करते हैं। ड्रग इंडस्ट्री में हम बैक्टीरिया से बहुत सी एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन जो हैं वो बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं, जिसे जो कि हम डिफरेंट डिजीज़ के लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा बैक्टीरिया जो है बायोटेक्नोलॉजिकली बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन बैक्टीरिया का एक साइड इफ़ेक्ट या ड्रॉबैक ये है कि ये स्पॉलिज कर देते हैं, यानी कि ख़राब कर देते हैं फूड को, वेजिटेबल को। इसी वजह से जो चीज़ें हम स्टोर करते हैं वो जो है वो स्पॉइल हो जाती हैं, ज़ाया हो जाती हैं बैक्टीरिया के इफेक्ट की वजह से। बैक्टीरिया जो है उन चीज़ों को डिकम्पोज करना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा बहुत सी पैथोलॉजिकल बैक्टीरिया जो हैं वो हमारी इंडस्ट्रीज़ को तबाह कर रहे हैं। तो इसके साइड इफ़ेक्ट भी हैं और फ़ायदे भी हैं बैक्टीरिया के। मेडिसिनली बैक्टीरिया मेडिकल इम्पोर्टेंस में इन्होंने यहाँ पे तो ये बताया हुआ कि बैक्टीरिया जो है वो पैथोलॉजिकली बहुत कॉमन पैथोजन है, यानी कि बहुत सी डिजीज़ काज करते हैं ह्यूमन में। बैक्टीरिया की वजह से जितनी डिजीज़, अप्रोक्सीमेटली 200 स्पीशीज़ हैं बैक्टीरिया की जो कि ह्यूमन में डिजीज़ काज करती हैं। बहुत से बैक्टीरिया जो है हमारी बॉडी के अंदर भी रहते हैं, जो कि हमारी बॉडी के लिए, ये दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए फ़ायदेमंद भी होते हैं बैक्टीरिया। इसके अलावा उसके बाद आ जाता है कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को हम जो डिजीज़ काज करते हैं या स्पॉइलेज कर देते हैं फूड को, उससे हम अपनी चीज़ों को कैसे बचा सकते हैं। तो कंट्रोल, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अपने होम इंडस्ट्री से और मेडिकली फील्ड के हवाले से बैक्टीरिया को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। बैक्टीरिया को डिफरेंट मेथड्स हैं जिसके ज़रिए कंट्रोल कर सकते हैं, जिसमें फिजिकल और केमिकल मेथड्स आ जाते हैं और कीमोथेरेप्यूटिकल एजेंट्स आ जाते हैं। इन बैक्टीरिया को, या हम कहते हैं बैक्टीरिया से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। हम बैक्टीरिया को कंट्रोल करके यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा बैक्टीरिया जो स्पॉइलेज कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं फूड को और दूसरी इंडस्ट्रीज़ के प्रोडक्ट्स को, इस वजह से हम बैक्टीरिया को कंट्रोल कर लेते हैं कि कैसे रोका जा सके। बैक्टीरिया जो है हमारी चीज़ों को जो ख़राब कर देते हैं, फूड को और डिफरेंट इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स को, बैक्टीरिया को उस डैमेज ये काज करते हैं उससे कैसे रोका जा सकता है, बैक्टीरिया की एक्टिविटी को कैसे रोक सकते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं अबाउट द फिजिकल मेथड्स। फिजिकल मेथड में स्टीम यूज़ करते हैं हम, या ड्राई हीट यूज़ करते हैं, गैस,
और फिल्ट्रेशन और रेडिएशंस यूज़ करते हैं। ये वो मेथड है जिनके थ्रू हम बैक्टीरिया को कंट्रोल कर सकते हैं फिजिकली। तो इसकी डेफिनेशन ये करते हैं वो प्रोसेस जिसके जरिए फिजिकल एजेंट हम यूज़ करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कंट्रोल करने के लिए, उसे हम बोलते हैं स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन में हम जितनी भी लाइफ फॉर्म होती हैं, यानी कि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, उसे जितने भी किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज़ काज करते हैं उसकी डिस्ट्रक्शन कर देते हैं, उनको ख़त्म कर देते हैं। अब ये सबसे पहले आ जाता है हाई टेम्परेचर कैसे करते हैं। हाई टेम्परेचर के ज़रिए जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि माइक्रोबायोलॉजिकल लैब्स में हम हाई टेम्परेचर यूज़ करते हैं माइक्रोब यानी कि बैक्टीरिया को किल करने के लिए। इसके अलावा ड्राई हीट और मॉइस्ट हीट दोनों ही इफेक्टिव हैं। ड्राई हीट में जो ड्राई हीट देते हैं हम, यानी कि सिर्फ टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। मॉइस्ट हीट में हम जिस तरह स्टीम होती है और साथ में गर्म हवा जिसे कह लें या भाप जो होती है, मॉइस्ट हीट के ज़रिए भी बैक्टीरिया को किल कर सकते हैं। अब मॉइस्ट हीट और ड्राई हीट का इफेक्ट क्या होता है। जो ड्राई हीट होती है वो असल में ऑक्सीडेशन कर देती है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, यानी कि बैक्टीरिया की जिन केमिकल से मिलकर बना हुआ है मोलिक्यूल्स को ही उनकी ऑक्सीडेशन कर देती है, जिससे बैक्टीरिया जो है ख़त्म हो जाते हैं। इसके अलावा जो मॉइस्ट हीट होती है वो कोएगुलेशन, यानी कि हमें पता है कि बैक्टीरिया भी प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, तो उनकी बॉडी में जो प्रोटीन होती है उसे कोएगुलेट कर देती है, जिसे हम कहते हैं कि उसकी प्रोटीन को समझ लें कि किल कर देती है। उसकी प्रोटीन को कोएगुलेट कर देना होता है, जिस तरह हम कहते हैं जमा देना। कोएगुलेशन ऑफ द प्रोटीन, प्रोटीन का स्ट्रक्चर जो है तबाह कर देते हैं हम बाय दी मॉइस्ट हीट। मॉइस्ट हीट के जरिए हम प्रोटीन को बैक्टीरिया जिस प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है, यानी कि उसकी बॉडी में प्रोटीन जो होती हैं उसे कोएगुलेट करवा देती है मॉइस्ट हीट का प्रोसेस जो होता है। इससे बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है। और ड्राई हीट में हम केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो है जिससे बैक्टीरिया मिलकर बना हुआ है, ऑक्सीडेशन हो जाती है बैक्टीरिया की, उन केमिकल एजेंट्स की ऑक्सीडेशन हो जाती है, इससे भी बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है। ये असल में दोनों जो है पॉइंट्स, ये असल में एमसीक्यूज के पॉइंट है। मॉइस्ट हीट के जो है वो कोएगुलेशन ऑफ प्रोटीन्स कर देती है और ड्राई हीट जो है वो ऑक्सीडेशन कर देती है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की। उसके बाद आ जाता है सर्टेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो हम यूज़ करते हैं बिलो द 300 नैनोमीटर। ये रेडिएशन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इसमें गैमा रेज आ जाती हैं, ये हम स्टेरिलाइजेशन के लिए यानी कि बैक्टीरिया को किल करने के लिए किसी भी प्रोडक्ट से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ये रेडिएशंस यूज़ करते हैं। लेकिन कुछ हमारे पास कुछ मेडिसिन्स, कुछ सीरम या कुछ हार्मोन इस तरह के होते हैं जिसको टेम्परेचर भी नहीं दे सकते, जिसका टेम्परेचर भी हाई नहीं कर सकते, मॉइस्ट हीट भी नहीं दे सकते, क्योंकि इससे उनकी केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाती है। जिस तरह एंटीबायोटिक्स हैं, सीराज और हार्मोन्स वगैरह, अगर इनमें हम उनको हीट देंगे तो इसकी केमिकल कंपोजिशन ही चेंज हो जाएगी और ये जो है मेडिसिनली जो है वो इसका जो है अफेक्ट जो है वो चेंज हो जाएगा। इसी वजह से इन चीज़ों को बैक्टीरिया से पाक सही साफ़ करने के लिए हम स्टरलाइज करते हैं बाय द मीन्स ऑफ मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन, यानी कि बारीक मेम्ब्रेन यूज़ करते हैं जिसमें से बैक्टीरिया जो है वो पास आउट नहीं हो सकता। और ये सीरास और एंटीबायोटिक्स और हार्मोन जो है वो उनका स्मॉलर साइज होता है, ये उसमें से पास आउट हो जाते हैं। लेकिन बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरियल सेल जो है उस मेम्ब्रेन में से फ़िल्टर नहीं होते, इस तरह जो है वो हम उसे बैक्टीरिया से फ्री करवा लेते हैं। उसके बाद आ जाता है केमिकल मेथड्स। केमिकल मेथड्स में हम एंटीसेप्टिक्स, डिसइंफेक्टेंट और कीमोथेराप्यूटिकल एजेंट्स यूज़ करते हैं टू कंट्रोल द बैक्टीरिया। अब लिविंग टिश्यूज़ के ऊपर से या उसके अंदर से, जिस तरह हमारी बॉडी के सरफेस से, जिस तरह आजकल हम सैनिटाइज़र यूज़ कर रहे हैं, तो वो केमिकल सब्सटेंसेस जो कि लिविंग टिश्यूज़ ऑन द लिविंग टिश्यूज़, मैंने कि हमारी बॉडी से, हमारी बॉडी सरफेस से जो है वो बैक्टीरिया को किल करने के लिए हम यूज़ करते हैं। दीज आर द एंटीसेप्टिक्स। तो एंटीसेप्टिक जिस तरह स्प्रिट वगैरह कहते हैं, तो एंटीसेप्टिक्स हम यूज़ करते हैं ऑन द लिविंग टिश्यूज़, ऑन द सरफेस ऑफ द लिविंग टिश्यूज़। जो इम्पोर्टेंट केमिकल एजेंट्स हम यूज़ करते हैं इन्फेक्शन के लिए, वो असल में ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं।
जिस तरह हेलोजिन, फिनोल, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, पोटाशियम परमैंगनेट, अल्कोहल, फॉर्मल्डिहाइड। और ये जो सारे हम केमिकल्स यूज़ करते हैं, ये असल में ये जो एजेंट्स हैं, ये हम नॉन लिविंग मटेरियल, जिस तरह हम कहते हैं ना, फिनोल से हम घर धोते हैं, साफ़ करते हैं, और ये सारे फिनोल एजेंट ये वाशरूम वगैरह साफ़ करने के लिए, और घरों को हम कहते हैं नॉन लिविंग टिश्यूज़ को मटेरियल को पास करने के लिए, यानी कि जिस तरह हम चेयर, टेबल और घर को जो है साफ़ करने के लिए फिनोल वगैरह यूज़ करते हैं। इससे बैक्टीरिया जो है वो नॉन लिविंग मटेरियल से बैक्टीरिया को पाक करते हैं। इसके अलावा कीमोथेरेप्यूटिकल एजेंट्स और एंटीबायोटिक्स जो है वो हमारे वर्किंग इनकी इस तरह होती है जिस तरह नेचुरल डिफेंस का प्रोसेस होता है हमारी बॉडी में। ये जो है स्टॉप कर देते हैं बैक्टीरिया की ग्रोथ और दूसरे माइक्रोब्स की ग्रोथ को। इसके अलावा सल्फोनामाइड, टेट्रासाइक्लिन और पेंसिलिन, ये कुछ एग्जांपल दी हुई हैं जो कि जो हम यूज़ करते हैं। ये डिस्ट्रॉय कर देती हैं या इनहिबिट कर देती हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इन द लिविंग टिश्यूज़, यानी लिविंग टिश्यूज़ के अंदर से जो है वो सल्फोनामाइड, टेट्रासाइक्लिन और पेंसिलिन, यानी कि ये वो कीमोथेरेप्यूटिकल एजेंट्स या एंटीबायोटिक्स वो होती हैं जो कि हम इंजेक्शन की फॉर्म में या मेडिसिन की फॉर्म में लेते हैं हमारी बॉडी के अंदर से बैक्टीरिया को किल करने के लिए। तो ये इन द लिविंग टिश्यूज़ के अंदर से, और जो मैंने आपको बताया था एंटीसेप्टिक्स होती हैं वो ऑन द सरफेस ऑफ द लिविंग टिश्यूज़। उसके बाद जो है आ जाता है माइक्रोबियल इफेक्ट। माइक्रोबिसाइडल और माइक्रोबिस्टैटिक में क्या डिफरेंस होता है? माइक्रोबिसाइडल जो हैं वो केमिकल एजेंट्स होते हैं जो कि किल कर देते हैं माइक्रोब्स को फौरी तौर पे, और माइक्रोबिस्टैटिक होते हैं जो कि इनहिबिट करते हैं रिप्रोडक्शन कैपेसिटीज़, यानी कि इससे बैक्टीरिया जो है मज़ीद उसका नंबर जो है वो नहीं बढ़ता, जैसे मल्टीप्लिकेशन नहीं होती, माइटोसिस नहीं होती बैक्टीरिया में, या उसमें रिप्रोडक्शन का प्रोसेस जो है वो स्टॉप करवा देता है। स्टैटिक जो है माइक्रोबी स्टैटिक जो है वो इनहिबिट कर देती है रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी को बैक्टीरिया के अंदर, और माइक्रोबिसाइडल जो है वो टोटली किल कर देते हैं माइक्रोब्स को। दोनों का फंक्शन जो होता है, कैसे ये वर्क करते हैं, इनका मोड ऑफ एक्शन जो है वो डिफरेंट केमिकल एजेंट, फिजिकल एजेंट्स क्या करते हैं, ये असल में सेल वॉल को या सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्मिक एंजाइम्स और न्यूक्लिक एसिड को डैमेज करते हैं बैक्टीरिया के, जिससे बैक्टीरिया जो है वो बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीनेशन, ये प्रोसेस कैसे डिस्कवर हुआ था, तो इसकी थोड़ी सी इन्होंने हिस्ट्री बताई हुई है। इसमें डिफरेंट मेथड्स जो हैं और ट्रीटमेंट का बताया गया है कि माइक्रोबियल डिजीज़ जिसमें इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन, एंटीसेप्टिक्स, कीमोथेरेपी, ये सारे एजेंट जो थे वो बैक्टीरियल डिजीज़ से प्रिवेंट करने के लिए या उसके ट्रीटमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं। ये ट्रीटमेंट बाद में डिस्कवर होते हैं, इससे पहले जो है वर्किंग काफ़ी हुई थी इम्यूनाइजेशन पे और वैक्सीनेशन पे। पास्चर ने बहुत सी डिस्कवरीज की थी जिससे उन्होंने प्रिवेंट किया था इन्फेक्शियस डिजीज़ को। 1880s में इन्होंने आइसोलेट किया था उस बैक्टीरिया को जो कि चिकन कोलरा का ये डिजीज़ का बाइस बन रहा था। इसमें उन्होंने क्या किया था, सबसे पहले उन्होंने इस बैक्टीरिया के प्योर कल्चर बनाए थे, ये प्रूव करने के लिए कि ये जो है असल में ये प्रूव करने के लिए कि बैक्टीरिया ही असल में चिकन कोलरा जो डिजीज़ है जिससे बर्ड्स की डेथ हो रही थी उस टाइम, उसकी वजह उन्होंने कहा था बैक्टीरिया है। इसको उन्होंने प्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने बैक्टीरिया की प्योर कल्चर बनाए। बैक्टीरिया की प्योर कल्चर कैसे बनाते हैं, यानी कि जिस तरह जब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है, या जब बहुत से उस टाइम ऑर्गेनिजम्स की जब डेथ हुई थी, बहुत से चिकन की डेथ हुई थी जिसके ब्लड में चिकन कोलरा जिनकी इस डिजीज़ की वजह से, चिकन कोलरा की वजह से जब बहुत से चिकन की डेथ हुई थी, तो उन्होंने उसके ब्लड सैंपल में से बैक्टीरिया को लिया
और बैक्टीरिया को आर्टिफिशियल मीडियम में ग्रो करवाया। और ये प्रूव करने के लिए बैक्टीरिया ही रिस्पॉन्सिबल हैं इस डिजीज़ के। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया ऑन द पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन, यानी कि लोगों के सामने लेबॉर्ट्री के अंदर उसने प्योर कल्चर बना लिए थे। फिर उसने जो था हेल्दी चिकन लिए और हेल्दी चिकन को इन प्योर कल्चर के ज़रिए जो उसने डिजीज़ काजिंग एजेंट जो थे, यानी कि बैक्टीरिया को जो उसने पहले से उसके कल्चर बनाए थे, उसने वो हेल्दी चिकन में जब इंट्रोड्यूस करवाए और वेट किया कि चिकन जो है उसकी डेथ हो जाएगी। लेकिन उसकी बदकिस्मती से क्या हुआ कि वो जो चिकन थे उनकी डेथ नहीं हुई। फेल टू गेट द सिक, यानी कि वो चिकन जो थे उसने एक्सपेरिमेंट में साबित करने के लिए जो इनोक्यूलेट करवाया था इनको, उसके अंदर समझ लें इंजेक्शन के थ्रू वो ये बैक्टीरिया इंट्रोड्यूस करवाया था जो कि चिकन कोलरा कर रहा था, उससे चिकन की डेथ नहीं हुई। फिर उसने रिव्यू किया अपने हर स्टेप को कि इन चिकन की डेथ होनी चाहिए थी, क्योंकि ये वो उसने आइसोलेट जो किया था उस बैक्टीरियम को। लेकिन जब उसने अपने सारे स्टेप्स को रिव्यू किया तो फिर इसे पता चला कि एक्सीडेंटली इसने ओल्ड कल्चर, यानी कि सीवरल वीक ओल्ड जो कल्चर बनाया था वो यूज़ कर लिया था। फिर उसे ये बात क्लियर होगी कि अगर हम ओल्ड कल्चर यूज़ करें तो उसमें बैक्टीरिया इतने वीक होते हैं कि वो डिज़ीज़ काज नहीं कर सकते। तो डिज़ीज़ नहीं काज करते, लेकिन वो उसकी बॉडी में जो है वो इम्यूनाइजेशन का प्रोसेस इंक्रीज़ करवा देते हैं, जिससे अगर असल डिज़ीज़ भी उस पर अटैक करे तो वो ऑर्गेनिज्म जो है उससे वो डिज़ीज़ नहीं होती। इसकी वजह से उसने कहा था कि लेस वेरुलेंट बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया जो ओल्ड कॉलोनीज के थे वो लेस वेरुलेंट थे, यानी कि वो डिजीज़ काज नहीं कर सकते थे। इसी वजह से उस हेल्दी चिकन में डिजीज़ नहीं हुई थी। फिर उसने ये प्रूव किया था कि असल में ये डिजीज़ जो होती है वो असल में फ्रेश बैक्टीरिया की वजह से होती है। और अगर हम जो है वो ओल्ड कल्चर इंट्रोड्यूस करवा दें, यानी कि जो वीक जर्म्स अगर इंट्रोड्यूस करवा दें बॉडी में पहले से, तो उससे क्या होता है हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं जो कि डिजीज़ से क्योर कर सकती हैं हमको। उसके बाद ही पास्टर ने जो था वो नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ इनोकुलेशन, यानी कि वैक्सीनेशन का प्रोसेस जो था वो इंट्रोड्यूस करवाया था। और उसने एंथ्राक्स की बीमारी के लिए भी वर्क किया था। फिर बैक्टीरिया को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले जो वैक्सीन बनाई थी वो असल में काउ पॉक्स की बनाई थी। और वो काउ पॉक्स जो थे वो काउ से ही लिया गया था सैंपल। इसी वजह से ये लैटिन वर्ड जो वैक्का जो है दैट इज बिलोंग टू द, उसका मतलब जो है वो काउ है। और उससे उन्हें सबसे पहले वैक्सीनेशन बनाई थी, इसी वजह से जो है इसको वैक्सीनेशन का नाम दिया गया। उसके बाद से उसकी मज़ीद डिस्कवरीज यहाँ पर डिस्कस की गई हैं कि पास्टर ऑनर्ड द एडवर्ड जेनर who had successfully vaccinated a boy in 1796। और जेनर ने क्या किया था, एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले जो थी वो मिल्क में एक एक्सपेरिमेंट किया था, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि इसने एक यंग बॉय को इनोक्यूलेट करवाया था जम्स से। लेकिन उस बॉय में जो थी वो चिकन वो काउ पॉक्स की डिजीज़, स्मॉल पॉक्स की डिजीज़ नहीं हुई थी। और जो लोग वहाँ पे बाकी काम करते थे उनमें काउ पॉक्स की डिजीज़ हो गई थी। लेकिन क्योंकि उसने ओल्ड जम्स लिए थे उस फीमेल के हैंड से, और उससे उस बॉय को 8 ईयर बॉय को इनोक्यूलेट करवाया था ये उसके हाथ पे जिसे हम कट लगा के, तो उसने एक्सपेरिमेंट देखने के लिए कि इसको ये डिजीज़ होती है कि नहीं, उसने कट लगा के वो मिल्क मेड व्यूमेन से पस लेके उस लड़के के हाथ पे इंट्रोड्यूस करवाया था। लेकिन उसे जो डिजीज़ नहीं हुई थी, इससे ये बात कंफर्म हो गई थी कि अगर पहले से ही हमारी बॉडी में किसी चीज़ के जर्म्स मौजूद हो तो हमारी बॉडी जो है उसके खिलाफ जो है वो एंटीबॉडी स्टोर कर लेती है, और इस तरह जो है वो डिजीज़ स्प्रेड नहीं होती। तो ये कुछ एक्सपेरिमेंट थे कि वैक्सीनेशन कैसे डिस्कवर हुई थी।
इसके अलावा पास्टर ने हाइड्रोफोबिया के लिए वैक्सीनेशन बनाई थी, रेबीज के लिए। रेबीज ऐसी डिजीज होती है जो कि ह्यूमन में, पीपल में कैसे, बाय द बाइट ऑफ द रेबिड डॉग कैट, यानी कि पागल ये जानवर होते हैं जो डॉग कैट और दूसरे एनिमल्स जो होते हैं, उनके काटने से उनके सलाइवा में ये वायरस होता है जिससे रेबीज की डिजीज हो जाती है। इसके खिलाफ भी उसने वैक्सीनेशन बनाई थी।